ओके, हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैसेज में मेरे को कमेंट करके बता दो। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके। और सो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम लोग ये कंपाइलर यूज़ करेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर है, फ्री में अवेलेबल है। ये कौन आया अभी? सो लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हेडर फाइल्स था। लास्ट क्लास में सब लोग थे या कोई नया है अभी? लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस देखा था। फंक्शंस कैसे चल रहे थे, कैसे काम करते हैं फंक्शंस। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा फिलहाल। ओके। सो आज हम लोग सीधा एक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। सो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल सी से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। ओके। तो अभी जो हमारे सामने कोड है, उसको अगर एक्सप्लेन करना होगा कि ये कोड में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लाइन नंबर 3 से लेके 7 तक का कोड है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिस फंक्शन का नाम है मेन। ठीक है। जो इंट है, ये क्या है? फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन हमारा 0 रिटर्न कर रहा है, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। ओके। सबसे जो फर्स्ट लाइन लिखी है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। और जो एस टी डी आई ओ डॉट एच है, वो क्या है? हमारा हेडर फाइल। तो अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करना है तो ये फॉर्मेट है। हैश से जो भी हैश की से जो भी स्टार्ट होता होगा वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये ऐसे लाइन ऑफ कोड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं और प्री कंपाइल्ड होते हैं, तो इनको हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। इनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है। तो हैश इंक्लूड के अंदर जो भी मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करूंगा, वो हेडर फाइल हमारे कोड से लिंक हो जाएगा। हेडर फाइल का क्या सिग्निफिकेंस होता है? ये हेडर फाइल्स कुछ फंक्शंस को स्टोर करते हैं। ओके। तो हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? हेडर फाइल के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो printf एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहा हूँ मतलब फंक्शन रन कर रहा हूँ। कहाँ से रन कर रहा हूँ? एस टी डी आई ओ डॉट एच हेडर फाइल से रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेन एक फंक्शन है यहाँ पे जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जिसको हम रन करना चाह रहे हैं। तो जब मैं मेरे कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन रन करेगा। और मेन फंक्शन की हेल्प से जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो हमने कंप्यूटर को फर्स्ट एक काम क्या करने के लिए बोला कि मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है? हमारे आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो नीचे जो विंडो है हमारे पास, यहाँ पे कोड मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं रन करता हूँ। रन करूंगा तो ये आउटपुट आ गया, वेलकम टू ऑनलाइन आई टी, हैप्पी कोडिंग। So this statement is displayed because of printf statement. फाइन। printf की तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम होता है scanf। यहाँ पे जैसे ओके, मेरे पास एक वेरिएबल, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, किसी को कोई प्रोग्राम करना है? तुम लोग मेरे को बोलो कि कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करें आज। फर्स्ट कौन से प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं? तुम लोग कमेंट में बोल सकते हो। जिसका भी फर्स्ट कमेंट आएगा हम लोग वो प्रोग्राम आज स्टार्ट करेंगे। चलो, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे मीडियम या इजी लेवल पे होगा वो तुम बोल सकते हो। उसमें फिबोनाची आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, पैलिंड्रोम आया। तो ठीक है, योगी राज ने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ओके। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। तो पहला जो प्रोग्राम होगा बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पे मेन को, यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है उसे हमें ट्रेन करना है इस तरीके से कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट कर सके। ओके। तो कोई भी प्रोग्राम अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कि विदाउट प्रोग्रामिंग मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है क्या, यानी मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने आता है क्या।
तो सब लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने आता है? यस, अगर आता है तो मुझे फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है किसी को? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए तुम्हें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर प्रोग्राम करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फंक्शन या फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी को भी नहीं पता एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या कमेंट नहीं करना है? ओके चलो, तो किसी को भी। अच्छा, योगीराज ने बोला बेस इंटू हाइट। ओके, आदित्य को पता है। सो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। करेक्ट। ओके कूल। सो हमारा फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। माय फॉर्मूला इज एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एच फॉर हाइट, बी फॉर बेस और ए फॉर एरिया। तो अब अगर मुझे ये प्रोग्राम बनाना है तो फॉर्मूले से मुझे क्या क्या चीजें पता चलेगी, मेरे पास कौन कौन से इनपुट वेरिएबल और कौन से आउटपुट। नेक्स्ट क्या एनालिसिस करना है, अगर हमको फॉर्मूला पता चल गया तो नेक्स्ट एनालिसिस करना है इनपुट वेरिएबल का, और उसके बाद एनालिसिस करना है आउटपुट वेरिएबल का। तो अभी मेरे पास इनपुट वेरिएबल कौन सा है? इनपुट ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हमें यूजर से पूछना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए। यानी अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में आएगा तो कौन सी वैल्यू गिवन में होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी वैल्यू तुमको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए? कोई बता सकता है? जो हमने फॉर्मूला लिखा, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में तुमको गिवन में होनी चाहिए? हाइट एंड बेस। ओके, आदित्य ने बोला हाइट एंड बेस, अंतरिक्ष भी बोल रहा हाइट एंड बेस हमें पता होना चाहिए। तो जो वैल्यू गिवन में होनी चाहिए ना, वो वैल्यू होगी हमारी इनपुट वेरिएबल। तो बेस एक इनपुट वेरिएबल है और दूसरा कौन सा है, हाइट। ये दो वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब आउटपुट ऐसा वेरिएबल होता है जो कैलकुलेट करके यूजर को बताना है रिटर्न में हमें प्रोग्राम क्या बताएगा, यानी इसका आंसर जो हम कैलकुलेट करके लास्ट में लिखेंगे ना, वो होता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, एरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हम सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग के लिए फॉर्मूला पता कर लिया। सेकंड स्टेप क्या पता कर लिया कि इनपुट कौन से वेरिएबल है और आउटपुट कौन सा वेरिएबल है। ओके, इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल मिलने के बाद में नेक्स्ट क्या डिसाइड करना है, अब ये इनपुट और आउटपुट वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। ऑलराइट, अब ये डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में, जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी वो डिसाइड करते हैं। जैसे बेस की वैल्यू हमें क्या चाहिए, जैसे किसी भी बेस का सैंपल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3 बेस हो गया और हाइट का वैल्यू हो गया 5। तो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस 3 है और हाइट 5 है। मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस में 3 स्टोर कर रहा हूँ और हाइट में 5 स्टोर कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हाइट में ए स्टोर कर दूं या कुछ अलग जी स्टोर कर दूं, ऐसा चलेगा क्या? यहाँ पे नंबर्स ही चाहिए ना मुझे, बेस और हाइट दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी नहीं चलेगा, यानी मुझे क्या करना है, इसमें नंबर्स ही स्टोर करना है। अच्छा, ऐसा चलेगा कि मैं हाइट की वैल्यू 5.5 ले लूँ, ये चल जाएगा? हाइट की वैल्यू को 5.5 ले सकते हैं, ये वैलिड लीगल क्वेश्चन बन रहा है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं बेस और हाइट के वैल्यू को इंटीजर ले लूँ या फिर फ्लोट में ले लूँ। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोट। डेटा टाइप क्या होता है पॉइंट वाली वैल्यू का, फ्लोट। और जो प्योर नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसको हम इंटीजर्स में लेंगे। तो मुझे क्या पता चला, बेस का जो डेटा टाइप मुझे क्या लेना है, बेस का डेटा टाइप ले लेना है इंटीजर। ओके, और हाइट का क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम दोनों को इंटीजर ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। दोनों, तो ये क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, जब ये एरिया कैलकुलेट होगा तो आंसर जो आएगा वो किस डेटा टाइप में रहेगा, इंट में रहेगा या फ्लोट में रहेगा? दो मैंने तुमको डेटा टाइप बताया, एक इंट होता है। इंट में क्या होता है, कोई भी हमारे कंप्लीट नंबर्स रहेंगे, जैसे 5 6 7, ये सब क्या होगा, इंटीजर नंबर्स हो गया। माइनस में भी आ सकता है, -5, ये भी इंटीजर है। फ्लोट में कैसे वैल्यू आएंगे, फ्लोट में वैल्यू आएंगे 8.5 6 7 ऐसे, ये फ्लोट हो गया। तो एरिया का डेटा टाइप क्या होगा, एरिया का डेटा टाइप कैन बी फ्लोट या फ्लोट ही रहेगा?
तो मोस्टली में जो मतलब चांसेस है क्या, फ्लोट में भी आ सकता है, इंट में भी आ सकता है। तो कोई चीज इंट और फ्लोट में आएगी तो क्या होगा, हमें बड़ा वाला डेटा टाइप प्रिफर करना पड़ेगा। तो इंट और फ्लोट में जो बड़ा वेरिएबल है, बड़ा डेटा टाइप है, बड़ा मतलब क्या, साइज में बात कर रहे हैं, तो फ्लोट का साइज ज्यादा होता है। तो मैं फ्लोट में इंटीजर को स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इंटीजर में फ्लोट को स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए हम एरिया को क्या ले लेंगे, फ्लोट ले लेंगे। ये समझा क्या किया मैंने? तो अपना जब यहाँ तक प्रोसेस पहुंच जाएगा उसके बाद हम कोडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या पता चल गया, मेरे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल आने वाले हैं, उसमें से 2 इंटीजर और एक फ्लोट है। तो जब मैं मेन फंक्शन बनाने जाऊंगा, मेन से मुझे क्या करना है, ये एरिया ऑफ कैलकुलेशन का प्रोग्राम करवाना है। तो सी प्रोग्रामिंग में 2 सेक्शन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने के, 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक डिक्लेरेटिव होते हैं और एक कंप्यूटेशनल होते हैं। तो डिक्लेरेटिव में मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, 2 इंटीजर, बेस एंड हाइट। तो मेरे पास बेस एंड हाइट करके 2 वेरिएबल आ गए। और फिर तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या आना चाहिए, फ्लोट में आना चाहिए, जिसका नाम है एरिया। ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया? कहाँ से पता चला मुझे ये इन्फॉर्मेशन कि मेन में पहला 2 लाइन क्या लिखना है, कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, वो मुझे पता चला मेरे फॉर्मूला या जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया उससे। ये क्लियर हुआ? अब जब ये वेरिएबल बन गए, इनके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर कैलकुलेशन का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस की वैल्यू को 5 ले लेता हूँ और हाइट की वैल्यू को 4 ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस 5 है और हाइट 4 है। मुझे क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू जो है, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि राइट साइड में जो मैंने वैल्यू लिखी है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। राइट साइड में वैल्यू रहेगा, लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहेगा। तो उल्टा नहीं लिख सकता मैं, 5 = b नहीं लिख सकता, b = 5 ही होगा। क्योंकि जो सी लैंग्वेज का ये प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है उसके हिसाब से असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू के जो राइट साइड में वैल्यू रहेगा वो जाके लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एरिया का कोई वैल्यू देना है क्या अभी? तो एरिया का कोई भी अभी फिलहाल हमें आंसर पता नहीं है, वो कैलकुलेट करेंगे फिर स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, बेस की वैल्यू मिल गई, हाइट की वैल्यू मिल गई, गिवन में मेरे को सब कुछ मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, मुझे बेस को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेता हूँ, 1/2 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा बेस इंटू हाइट से। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर दिया, पहले 1/2 होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको बेस से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो फाइनल कंप्यूटेशन होगा वो मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू स्टोर हो जाए कौन से वेरिएबल में, एरिया वाले वेरिएबल में, ए वाले वेरिएबल में। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन क्या होता है, फुल स्टॉप की तरह होगा। तो जहां जहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब एक मेरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को क्या दिया, 2 वेरिएबल बनाओ, एक का नाम बी रखो, दूसरे का नाम एच रखो। बी में वैल्यू 5 स्टोर कर दो, एच में वैल्यू 4 स्टोर कर दो। सेकेंड लाइन पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, एक नया वेरिएबल बनाओ जो फ्लोट होगा और उसका नाम ए रख दो। नेक्स्ट क्या ना काम किया मैंने दिया कंप्यूटर को कि हाफ कैलकुलेट करो, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको एच से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आ जाएगा उसको वेरिएबल ए में स्टोर कर दो। यहाँ तक समझा? अब मेरे पास ए का आंसर आ गया, मैं क्या चाहता हूँ, ये आंसर यूजर को पता चल जाए। ठीक है, अभी तक ये आंसर किसको पता है, कंप्यूटर को पता है। कंप्यूटर को किसे बताना है, यूजर को बताना है। तो जब भी कंप्यूटर को यूजर को कुछ बताना होगा तो हमें प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करना है। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन को फॉर्मेट करूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा ये चीज अभी मुझे नहीं डिस्प्ले करनी है, मुझे डिस्प्ले करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा जिसका आंसर वेरिएबल ए में स्टोर है। एरिया का आंसर कहाँ पे स्टोर है, वेरिएबल ए के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू के बाद क्या चाहिए, वेरिएबल ए में जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो आनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगी मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल ए का फॉर्मेट स्पेसिफायर। सिंटैक्स के हिसाब से प्रिंटर फंक्शन में मुझे यहाँ पे वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि एरिया वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिपेंड करता है वेरिएबल का डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, तो वेरिएबल ए का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट।
तो फ्लोट से मुझे पता चल जाएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा। तो फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %f। ओके, वैसे इंटीजर होता है, सारे सारे जितने भी डेटा टाइप है सबका एक एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, ये %f के बदले वेरिएबल a का वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे कॉमा के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख लूंगा। तो मैपिंग समझ में आ रहा है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रिंट होगा, फिर इक्वल टू प्रिंट होगा, और ये जो %f लिखा है ये किसी वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल का वैल्यू आएगा। कौन से वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वेरिएबल a का वैल्यू आएगा। a डेटा टाइप फ्लोट था, इसलिए यहाँ पे मैंने %f लिखा हुआ है। तो मेरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसे रन करके चेक करते हैं आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे रन किया मैंने, ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, 0.0000। अब कोई बता सकता है इसका आंसर जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर जीरो तो नहीं आना चाहिए था। बस किसी को आइडिया है कि इसका ये जो आंसर है वो जीरो क्यों आ रहा है। इनपुट स्कैनफ, नहीं स्कैनफ बाद में आएगा, अभी तो बेस का वैल्यू 5 है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 1/2 कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं। फिर जो इसका आंसर आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, बराबर है ना ये। तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए क्या। इसका आंसर 5 4 जा कितना होगा, 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाई हाफ करूंगा तो 10 आना चाहिए था। बट अभी हमें आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। कोई इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन बता सकता है, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। योगीराज बोल रहा है दोनों ही इंटीजर है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, दोनों ही इंटीजर है तो। और किसी को कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे आंसर जीरो क्यों आ रहा है हमें। मे बी 0.5 यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो 0.5 यूज करके देखते हैं आंसर आ रहा है क्या हमको। यहाँ से हाफ हटाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5। ओके, और फिर कैलकुलेट करते हैं। अब आंसर आ रहा है अपने को, अब आंसर आ रहा है 10। ठीक है, लेकिन 1/2 भी तो सही है ना। 1/2 में आंसर क्यों नहीं आ रहा अपने को, 1/2 भी तो 0.5 ही बनेगा। इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यस, किसी को पता चल रहा है, 13 14 लोगों को कुछ बताओ इसका आंसर। डिवाइड इज नॉट अ डिवीजन ऑपरेशन, नहीं 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 ऐसा नहीं है, डिवाइड ही से ही डिवीजन होगा ना। अच्छा, तुम लोगों को गलत लग रहा है तो इसको हटाते हैं। अगर मैं क्या है, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे b डिवाइड बाई h करूंगा तो क्या आंसर आएगा, वो गेस कर सकते हैं। 10/2 करेंगे तो आंसर 5 आएगा ना। इसको रन करता हूँ, आंसर 5 आ रहा है ना। इसका मतलब डिवीजन ऑपरेशन बराबर है, इसी से डिवाइड होता है, तो ये गलत हो गया। ए और बी दोनों को फ्लोट ले लूँ, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ अपने को आंसर क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे आना चाहिए ना, आइडियली आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 1/2 से ही अगर मैं डिवाइड करता हूँ और फिर बी और एच से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये यस और नो। इसका आंसर अपने को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डिवीजन भी बराबर हो रहा है। ओके ओके, तुम लोग राइट वे पे हो, ठीक है। चलो मैं अभी बताता हूँ क्यों अपने को जीरो आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 1/2। 1/2 का आंसर क्या आता है, 0.5, करेक्ट। लेकिन सिंस यहाँ पे 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो यहाँ पे जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा ना वो कंपाइलर इंटीजर ही कंसीडर करेगा। तो 1/2 का आंसर कितना आता है, 0.5 ना, 0.5 आएगा। लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है, 0.5 का सिर्फ इंटीजर पार्ट ले रहा है, यानी क्या ले रहा है, वो सिर्फ जीरो को ले रहा है, 0.5 को हटा दे रहा है। तो एक्चुअली में हमें हाफ का आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। और जीरो किससे से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, क्यों हमारा आंसर जीरो आ रहा है। सिंस यहाँ पे 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसलिए कंपाइलर को लग रहा है कि इसका आंसर इंटीजर ही आने वाला है। तो इवन तो मेरा आंसर 0.5 आ रहा है, बट कंपाइलर क्या कर रहा है,
पॉइंट फ्लोट वाले पार्ट को हटा दे रहा है, सिर्फ इंटीजर कंसीडर कर रहा है। तो 0.5 में से 0.5 को निकाल के 0 को इंक्लूड किया। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं यहाँ पे 4/2 कर दूंगा तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जब 40 आ रहा है, 4/2 हो गया, 2 × 10 20 हो गया, 20 × 2 40 हो गया। लेकिन 1/2 करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1/2 का आंसर 0 आ रहा है, 0 को फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 लेके आ रहा है। ये प्रॉब्लम समझ में आया? क्या है दिक्कत यहाँ पे, क्यों हमारा आंसर 0 आ रहा है वो समझा? यस नो? बाकी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ये योगी रस पढ़ रहा है बैठ के। ये हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा है, समझा सबको? यस। तो अब मुझे अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो इसका सोल्यूशन है कि आइदर मैं 1 या तो 2 में से किसी एक को फ्लोट बना दूं। तो 1 को अगर फ्लोट बनाना होगा तो मैं इसको 1.0 लिख दूंगा। तो अब मेरा 1.0 फ्लोट हो गया, 2 इंटीजर है। तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो कंपाइलर को लगेगा हाँ अगर इसमें एक नंबर फ्लोट है तो मेरा आंसर फ्लोट में आ सकता है। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर प्रॉपरली आ जाएगा। तो अभी मुझे आंसर 10 मिल रहा है। ओके, ठीक। अगर समझो यहाँ पे नंबर के बदले कोई वेरिएबल होता तो मेरे पास एक और तरीका फ्लोट बनाने का। मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 को फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो आइडियली मैंने 1 को 1.0 ही किया, लेकिन दूसरी टेक्निक से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो तरीका मैंने फॉलो किया है, जो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे फ्लोट लिख रहा हूँ, इसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग यूज कर रहा हूँ। ओके, सो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को या किसी भी वैल्यू को हम किसी डिफरेंट डेटा टाइप में कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि लाइन नंबर 9 पे इस इंस्ट्रक्शन पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो 1 का वैल्यू है ना उसे फ्लोट में चेंज कर दो। टाइप कास्टिंग क्या होता है, समझ में आ रही है? सो टाइप कास्टिंग इज अ वे विद द हेल्प ऑफ विच हम लोग टेम्पररी किसी भी वेरिएबल का या किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसे भी रन करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। 10 के बदले मैं ले लेता हूँ 7, 1 ले लिया, 7 ले लेता हूँ। 7/2 करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, इसको 3 ले लेते हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज कर रहा है हमारा आंसर जो हो रहा है चेंज हो रहा है। राइट, 2 को भी फ्लोट ले सकते हैं, दोनों में से एक फ्लोट होना चाहिए। 2 को फ्लोट लेना तो 2.0 लिख सकता हूँ, या फिर 2 के आगे ये ब्रैकेट में मैं फ्लोट लिख सकता हूँ। ओके, तो फिर भी हमारा कोड चल जाएगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू फ्लोट हो जाएगी ताकि कंपाइलर का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, उसे पता रहे कि फाइनल आंसर फ्लोट में भी आ सकता है। ठीक है, इवन तो मैं एरिया को फ्लोट में लिया हूँ फिर भी ये प्रॉब्लम रहेगा कि अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ डिवीजन का और उसमें अगर दोनों ही वैल्यू इंटीजर होगी तो मेरा फाइनल आंसर इंटीजर ही कंसीडर होगा। मुझे अगर चाहिए कि मेरा आंसर फ्लोट में भी माना जाए तो मुझे किसी एक वैल्यू को फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम स्टैटिक है, हमेशा ये 7/7 और 3 का ही एरिया निकाल के दे रहा है। अगर मुझे इसे फ्लेक्सिबल बनाना है, मैं क्या बोलता हूँ, ये वैल्यूज है ना फिक्स नहीं करते हैं, ये वैल्यूज कौन बताएगा, यूजर बताएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर कंप्यूटर को यूजर से कोई वैल्यू रीड करनी है तो फिर हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा scanf। तो scanf फंक्शन का क्या काम होता है, scanf फंक्शन का काम होता है वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करना, बट यूजर से पूछने के बाद, पहले ही नहीं। रन टाइम पे हम वैल्यू लेंगे। तो रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए क्या है फॉर्मेट, तो scanf का फॉर्मेट है, इसमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू यूजर से चाहिए। स्कैनफ यूज करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू चाहिए मुझे और कौन सा उनका डेटा टाइप है। तो कोई बता सकता है हमें कितनी वैल्यू यूजर से रीड करनी है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो हमें यूजर से रीड करना है, पूछना है, 2 वैल्यू। दूसरा, दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, जो 2 वैल्यूज हम रीड कर रहे हैं उनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
तो हमें दो वैल्यू रीड करनी है और दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए नेक्स्ट। तो जब हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे तो हम डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा $d, इसका मतलब क्या होगा कि वन इंटीजर वैल्यू, बट मुझे दो इंटीजर चाहिए इसलिए मैं दो बार %d लिखूंगा। तो $d क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मुझे दो इंटीजर वैल्यू यूजर से रीड करना है। आई वांट टू रीड टू इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब ये जो वैल्यूज रीड करेंगे हम यूजर से उन्हें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो पहला वैल्यू ए में स्टोर, बी में स्टोर होना चाहिए, दूसरा वैल्यू एच में स्टोर होना चाहिए। तो पहला वैल्यू ए में कैसे जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा %a, और दूसरा वैल्यू बी में जाएगा तो कॉमा करके हम दूसरा वेरिएबल लिखेंगे %b एच बराबर। तो यहाँ पे %a लिख दिया गलती से, बी आएगा और फिर एच आएगा। ये समझ में आया। So double %d signifies two integer values. Read two integer value from the user. कहाँ पे स्टोर करना है, पहला वैल्यू बी में स्टोर करना है और दूसरा वैल्यू एच में स्टोर करना है। ठीक है। यहाँ पे एम्परसेंड सिग्निफाई करता है एड्रेस। एम्परसेंड कौन सा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ। तो ये क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ एच। ओके। अब इसे रन करके देखते हैं चल रहा है क्या। तो अभी हमारा कोड रन हो रहा है। मुझे क्या करना है, दो वैल्यू एंटर करनी है। लेट्स सपोज बेस मेरा है 7 और जो हाइट की वैल्यू है वो है 9। इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 31.5000। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं कोड को रन कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोड मेरा हैंग तो नहीं हो गया। तो इसलिए जब भी मैं स्कैनफ यूज करता हूँ ना, तो हम यूजर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि क्या वैल्यू टाइप करनी है। तो यहाँ पे स्कैनफ के पहले कभी भी हम लोग हैबिट रखेंगे प्रिंटफ यूज करने का। प्रिंटफ में हम यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसे करना क्या है। तो यहाँ पे यूजर को क्या करना है, उसे दो वैल्यू एंटर करनी है। तो मैं बोलूंगा एंटर बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके। तो अब अगर कोड रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ये जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझेगा अच्छा अभी मुझे बेस और हाइट एंटर करनी है। तो मैंने बेस का वैल्यू एंटर कर दिया 7, हाइट के वैल्यू एंटर कर दी 3। इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम रन करके कोई डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ 36 बेस है और हाइट जो है वो है 43। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया। सिंपल प्रोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे रन हो रहा है। कोई क्वेश्चन है किसी को इसमें, कोई डाउट है। और यहाँ पे हम एक चीज क्या कर सकते हैं, जैसे मेरा आंसर 774.0000, इतने सारे जीरोस आ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही डिजिट चाहिए, आगे के डिजिट नहीं चाहिए। पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट्स। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाऊंगा। जो %f लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगा .2f। तो .2f क्या बोलेगा कि पॉइंट के बाद में सिर्फ दो ही डिजिट आने चाहिए। रन करते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया 34, यहाँ पे दे दिया मैंने 21। सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 357.00। तो अब मुझे मल्टीपल जीरोस नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद में दो ही डिजिट कंसीडर कर रहा हूँ। ये कोड सबको समझ में आया, किसी का क्वेश्चन है तो फिर पूछो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट कोड पे ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं। .0 करके क्या, इंटीजर में ही चाहिए तो इंटीजर में ले लेंगे, फिर क्या फायदा फ्लोट में करके। ठीक है ना, तो इतना मेहनत करके क्या मतलब है। तो हम लोग मोस्टली एक्यूरेसी .2 तक लेते हैं। .2 के बाद में मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट तक जाते हैं, उससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सो अगर मुझे उतना ही डिस्प्ले करना है तो उतना डिस्प्ले करेंगे। क्लियर। ओके। तो अभी नेक्स्ट थोड़ा थियरी में आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। डेटा डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं। ये कोड तो हो गया ना, किसी को इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग को शेयर कर दूंगा।
ये प्रोग्राम समझते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम करना है इसके बाद? वॉइड मेन एंड कोनिया डॉट एच का क्या यूज होता है? तो वॉइड मेन और कोनिया डॉट एच का क्या यूज होता है? ठीक है, मैट्रिक्स का प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पी वाई क्यू के प्रोग्राम पर, पी वाई क्यू क्या होता है? पी वाई क्यू मुझे नहीं पता। मैट्रिक्स का थोड़ा टाइम लगेगा अभी आने में, उसके पहले लूप सीखना पड़ेगा हमें। मैं पहले उसके पहले इफ एल्स वाले प्रोग्राम बताओ, इफ एल्स से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम करना है उसको करते हैं। अच्छा वॉइड में, तब तक वॉइड में और इसका डिफरेंस बता देता हूँ। स्विच केस, हाँ चलेगा, स्विच केस इफ एल्स वाले प्रोग्राम बताओ कोई। जैसे लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर का प्रोग्राम है, वैसा कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। या तुम लोग को पहले हम लोग ये कर लेते हैं, क्या करते हैं, इवन ऑर्डर वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। स्वैपिंग वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वैपिंग में, स्वैपिंग तो इसी टाइप का हो जाएगा। हम्म, ठीक है चलो फिर स्वैप वाला प्रोग्राम देख लेते हैं, स्वैप भी सिस्टमेटिकली फिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम स्वैप का करते हैं उसके बाद में इवन ऑड वाला प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कौन सा प्रोग्राम बनाने के लिए, स्वैपिंग वाला। तो इसको पहले, ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। प्रोग्राम बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो मुझे प्रोग्राम लिखना है वो कौन सा है मेरे पास? ये मैं थियरी के लिए बता देता हूँ। हम लोग पहले सारे डेटा डेटा टाइप समझ लेते हैं कौन से हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप है हमारे पास में? तो डेटा टाइप होते हैं हमारे पास दो कैटेगरी के। फर्स्ट जो कैटेगरी का डेटा टाइप है उनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। तो दूसरी कैटेगरी डेटा टाइप की है, उनको बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इनका साइज फिक्स होता है, कि कितना साइज ये लोग मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे, कितनी जगह ये मेमोरी में लेंगे, वो फिक्स होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर के लिए इंट यूज करते हैं। दूसरा है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट यूज करेंगे। एक वेरिएबल होता है डबल, एक डेटा टाइप है डबल, और एक डेटा टाइप है कैर। तो ये सब डेटा टाइप है। ये फर्स्ट थ्री जो है नंबर्स के लिए यूज होते हैं, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर्स के लिए यूज होगा। और क्या पता होना चाहिए, जो इंटीजर है, मैंने क्या बोला, प्रिमिटिव जो होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में फिक्स साइज ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। बाइट क्या होता है? ये यूनिट होता है कंप्यूटर की मेमोरी के साइज को मेजर करने के लिए। तो जो कंप्यूटर, जैसे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हमारे पास यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी को मेजरमेंट करने का यूनिट बाइट है। तो इंटीजर का साइज 2 बाइट का हो गया। फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट है। डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट है। और जो कैर है वो 1 बाइट का होता है। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के साइजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं या वो वेरी नहीं करते हैं। अलॉन्ग विथ इनका साइज हमारे पास सबके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं। जैसे इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %d। और एक ऑप्शन है %d के बदले हम %i को भी यूज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है फॉर इंटीजर्स। फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं %f, डबल के लिए यूज करेंगे %lf, और कैर के लिए यूज करेंगे %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कब करना है? जब हम printf और scanf को यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना है। ठीक है ना? और वैसे नॉन प्रिमिटिव का कैटेगरी है, नॉन प्रिमिटिव को दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी है उसे बोला जाता है डिराइव्ड, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है यूजर डिफाइंड। डिराइव्ड की कैटेगरी में जो डेटा टाइप आते हैं वो है एरे, और एरे आता है, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारे पास स्ट्रिंग। तो एरे और स्ट्रिंग आते हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड कैटेगरी में हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर,
इसका शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड ही लिख देता हूँ, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट से स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, और दूसरा है यूनियन। ओके, तो ये सेट ऑफ डेटा टाइप है जिन्हें हमें समझना है। डेटा टाइप होते क्या है? ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना? तो जब भी मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे लैंग्वेज जिनके अंदर अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो ऐसे टाइप के लैंग्वेज को बोला जाता है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज। तो सी जो है हमारा कौन सा लैंग्वेज है? स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? कोई लैंग्वेज अगर स्ट्रिक्टली टाइप्ड होगा, तो यदि इफ यू आर क्रिएटिंग एनी वेरिएबल, तो फिर आपको वेरिएबल का डेटा टाइप उसी वक्त स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जो स्ट्रिक्टली टाइप नहीं होते लैंग्वेजेस, उनके अंदर हमें वेरिएबल का डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? तो सी सिंस स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, इसलिए कभी भी अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो उसके साथ में डेटा टाइप असाइन करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो डेटा टाइप के बारे में समझ में आ गया। तो एक एक करके हम सारे डेटा टाइप को यूज करेंगे प्रोग्राम में। ऑल राइट, सो चलो मूव करते हैं कौन से स्वैप वाले फंक्शन में। तो स्वैप को क्रिएट कर देते हैं, प्रिंट को। ठीक है, इसमें भी दो वैल्यू लगेगा ना, तो इसी को यूज कर लेते हैं। अभी स्वैप कैसे होता है? स्वैप का मतलब क्या होता है कि मेरे पास दो वेरिएबल है। एक समझो वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। ए का वैल्यू है समझो अगर 5 है, वैसे ही वेरिएबल बी का वैल्यू है 10। तो जब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में आ जाना चाहिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, वेरिएबल ए के अंदर आ जानी चाहिए वैल्यू 10, और वेरिएबल बी के अंदर आ जानी चाहिए वेरिएबल 5। तो स्वैपिंग में क्या होगा? दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जानी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप पूछ रहा। डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप इज, डेटा टाइप इज यूज्ड टू असाइन और informing type of value which is going to store in the variable। तो डेफिनेशंस तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, पढ़ना कहीं भी बुक से या कहीं भी नोट से। तो जो अगर इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से तुम मैप कर पाओगे कि डेटा टाइप होते क्या है। ठीक है? मॉडिफायर्स, ओके, गुड क्वेश्चन। मॉडिफायर्स भी देख लेते हैं इसके साथ में। तो अब इतना तो समझ में आ गया, डेटा टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर होता है, और उनका साइज फिक्स होता है। तो इन डेटा टाइप को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो डेटा टाइप है एज इट इज अगर यूज नहीं करना, तो इनके साथ में हम क्या कर सकते हैं? डेटा टाइप का मॉडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मॉडिफायर क्या करते हैं। कितने मॉडिफायर है मेरे पास? एक मॉडिफायर होता है शॉर्ट, दूसरा मॉडिफायर होता है लॉन्ग। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग का क्या यूज होता है कि अगर मेरा इंटीजर का साइज 2 बाइट है, मुझे इससे बड़ा साइज चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ इंट क्या यूज करूंगा? लॉन्ग इंटीजर। तो लॉन्ग इंटीजर का साइज क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 2 बाइट 4 बाइट का मिल जाएगा। वैसे फ्लोट को बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग फ्लोट। तो लॉन्ग क्या करेगा? अभी जो एग्जिस्टिंग साइज होगा तुम्हारे डेटा टाइप का, उसको और इंक्रीज कर देगा। जैसे डबल इंक्रीज करना है तो मैं डबल लिख सकता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। तो मैं कर क्या रहा हूँ? फिलहाल तो इंटीजर 2 बाइट का था, बट मैं अब उसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करूंगा, तो क्या चेंज होगा? मेरे वेरिएबल का रेंज इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसको समझने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास समझो 3 ही डिजिट है, मेरे पास सिर्फ 3 स्पेस है, तो 3 स्पेस में मैं सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर कौन सा लिख सकता हूँ? 999, दैट इज 999। इसके अंदर मैं 1000 को स्टोर नहीं कर सकता। अगर मुझे 1000 को स्टोर करना होगा, तो इसके साइज इंक्रीज करके एक और स्पेस लेना पड़ेगा मेमोरी में, 4 डिजिट का स्पेस होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं साइज को इंक्रीज करूंगा, मेरा वैल्यू का रेंज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अगर हम साइज इंक्रीज करेंगे, रेंज इंक्रीज हो जाएगा। साइज को डिक्रीज कर देंगे तो रेंज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे बोलेगा आप मेरे पास दो ही प्लेस है, तो इसमें मैं 99 से बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? तो लॉन्ग शॉर्ट से क्या होगा? डेटा टाइप का साइज कम या ज्यादा होगा। डेटा टाइप का साइज कम ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? रेंज कम ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज
चेंज हो जाएगी। तो लॉन्ग शॉर्ट हो गए पहले टाइप के मॉडिफायर जो साइज को प्ले करते हैं, चेंज करते हैं। दूसरे जो मॉडिफायर है उसमें आ जाता है मेरा साइंड एंड अनसाइंड। और साइंड। अब साइंड अनसाइंड क्या होता है, ये अभी जैसे मैं इंटीजर की बात करूंगा तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। +5 भी स्टोर हो सकता है, -5 भी स्टोर हो सकता है। बट अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं आएगी, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, तो एज जो होगा किसी का नेगेटिव में नहीं आता है, तो मैं क्या यहाँ पे क्रिएट करूंगा अनसाइड इंटीजर और वेरिएबल का नाम रख दूंगा एज। तब ये जो एज वेरिएबल हो गया ये नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। एज के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करूंगा तो फिर मेरे को एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा वेरिएबल अनसाइंड है और वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही स्टोर कर सकता है। इसी का अपोजिट साइंड हो जाएगा। साइंड में क्या होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा टाइप जब भी मैं यूज करूंगा वेरिएबल वो साइंड टाइप का होगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली अलग से बताना नहीं पड़ता कि मेरा जो इंटीजर है वो साइंड है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्या बनेगा, साइंड बनेगा। बाय डिफॉल्ट फ्लोट क्या बनेगा, साइंड बनेगा। अगर मुझे उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं तो फिर अनसाइंड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को, समझ में आ गया? मॉडिफायर्स लॉन्ग शॉर्ट है, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं जिससे रेंज बढ़ जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा है साइंड अनसाइंड, इससे क्या होता है अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए तो साइंड अनसाइंड यूज करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए तो साइंड यूज करेंगे। बट हम अलग से साइंड लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो साइंड ही होता है। तो अगर मैं साइंड इंटीजर लिखूं या फिर इंटीजर लिखूं दोनों एक ही बात है। इसमें कोई डाउट है किसी को? यूज है ना, साइंड नहीं रहेगा तो नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे इंट के आगे साइंड लिखा ही हुआ है। वो होगा तभी तो काम करेगा ना, साइंड होगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर साइंड इंटीजर लिखो या फिर नहीं लिखो तो फिर चल जाएगा, बट साइंड का एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए ना। तो वो एग्जिस्ट करता है करके वो बाय डिफॉल्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो फिर डिफॉल्ट कैसे बनेगा? ठीक है अथर्वा। यूज नहीं कर रहा वो अलग बात है, बट वो है, एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है। ओके तो डेटा टाइप क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डेटा टाइप, तो तुम पहले दो टाइप के डेटा टाइप बताओ, फिर प्रिमिटिव का एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव का एक्सप्लेन करो। नॉन प्रिमिटिव का दो टाइप बताओ, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड, फिर डिराइव्ड को एक्सप्लेन करो, यूजर डिफाइंड को एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा आंसर बन जाएगा तुम्हारा डेटा टाइप का। ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेना और इनका कैसे यूज करना है एग्जाम्पल के साथ में वो देख लेना। ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन अभी? यस, तो साइंड का कुछ यूज ही नहीं है। और क्या, लॉन्ग फ्लोट तो डबल है, हाँ। तो मैं फ्लोट को लॉन्ग कर रहा हूँ, तो लॉन्ग लॉन्ग फ्लोट भी कर सकता हूँ। मॉडिफायर कैसे कि हम किसी भी डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग फ्लोट ऑलरेडी डबल होता है, बट मैं डबल को भी तो लॉन्ग कर सकता हूँ, लॉन्ग डबल लिख सकता हूँ, तो और इंक्रीज हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे जितना साइज का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। ओके। चलो फिर अभी डेटा टाइप क्लियर हो गया। डेटा टाइप का क्या सिग्निफिकेंस है, अब मैं जो भी प्रोग्राम लिखूंगा उसमें कौन से टाइप का वैल्यू यूज करना है उसके हिसाब से तुम मुझे बता सकते हो कि कौन से डेटा टाइप यूज होने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने स्वैपिंग वाले प्रोग्राम पे। तो स्वैपिंग समझ में आ गया। स्वैप में क्या करना है, इनिशियली मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे से एक्सचेंज कर देनी है। ठीक है। इसमें इनपुट वेरिएबल क्या आएगा, इनपुट पे दो वेरिएबल है, एक ए और एक बी। आउटपुट वेरिएबल कौन सा आएगा, सेम है, आउटपुट वेरिएबल ए आएगा और बी आएगा। यहाँ पे दोनों के ही टाइप इंटीजर होंगे। ठीक है। जो कमेंट में है वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है, उसका कंप्यूटर कुछ यूज नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो स्वैप क्या होता है सबको पता चल गया। इनपुट में क्या मिलेगा, ए और बी, आउटपुट में क्या मिलेगा, ए और बी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल लगेंगे, पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, दोनों ही इंटीजर है। फ्लोट का भी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, इसको हटा देते हैं। प्रिंटफ में इंस्टेड ऑफ बेस और हाइट के बदले हम यूजर को बोलेंगे दो नंबर एंटर करो, तो एंटर टू नंबर्स। ओके।
फर्स्ट जो नंबर होगा वो हो जाएगा वेरिएबल ए में, और सेकंड जो नंबर होगा वो जाएगा वेरिएबल बी के अंदर। यहाँ तक का कोड समझ में आ गया। अब आगे मुझे एरिया तो कैलकुलेट करना नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्वैपिंग का काम करना है। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर जो आएगा। तो ये सब मुझे क्या करना है, चीज़ों को चेंज करना है। तो जो चेंज करना है उसको मैंने हटा दिया। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम स्वैपिंग करेंगे कैसे। स्वैप कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के अंदर क्या चला जाए, बी का वैल्यू, और फिर बी के अंदर क्या आ जाए, ए का वैल्यू। ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है। और लिख देता हूँ एंड बी का वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट डी। यहाँ पे ए की वैल्यू आनी चाहिए और फिर दूसरी परसेंट डी पे बी की वैल्यू आनी चाहिए। ये प्रिंट कैसे लिखा समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू परसेंट डी, ये परसेंट डी में कौन सी वैल्यू जाएगी, वेरिएबल ए की, कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल दिया। दूसरे परसेंट डी में कौन सी वैल्यू जाएगी, कॉमा के बाद जो दूसरी वैल्यू स्पेसिफाई की है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। यही काम मैं ऊपर भी कर देता हूँ बिफोर स्वैपिंग। तो दो प्रिंट कर देते, स्वैप के पहले क्या वैल्यू था और स्वैप के बाद में क्या वैल्यू हो रहा है। ठीक है। रन करते हैं। तो रन करना है, ये मुझे बोल रहा है दो वैल्यू एंटर करने के लिए। मैंने ए का वैल्यू टाइप किया 34 और बी की वैल्यू को टाइप कर देता हूँ 23। अब मैं जब रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 34 है, बी का वैल्यू 23 है। बट उसके बाद क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 23 बन रहा है और बी का वैल्यू भी 23 बन रहा है। तो सबसे पहली चीज तो मेरा आंसर गलत आ रहा है, और दूसरा ये आंसर बराबर से दिख भी नहीं रहा है, रीडेबल भी नहीं है। तो पहले रीडेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, फिर हम आंसर को करेक्ट करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो प्रिंट हो जाए, उसके बाद मैं ये जो आगे का प्रिंट हुआ ना वो नए लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में। इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, एंटर। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये प्रिंटफ खत्म हो जाए उसके बाद में मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है स्केप सीक्वेंस। जो भी चीजें बैक स्लैश से शुरू होती है वो क्या होती है, स्केप सीक्वेंसेस। तो इनका एक अलग सिग्निफिकेंस होता है प्रिंटफ में। जब भी प्रिंटफ यूज करोगे, अगर वो अच्छे से दिख रहा नहीं आउटपुट, उसे तुम्हें फॉर्मेट करना है, डिजाइन ठीक से करनी है। ओके। फॉर्मेटिंग करनी है तो हम escape सीक्वेंसेस को यूज करेंगे। तो इसमें बैक स्लैश एन का मतलब होता है एंटर, न्यू लाइन पे जाना है मुझे। या तो मैं बैक स्लैश एन यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर सेकंड लाइन के बिगनिंग में यानी इस तरफ बैक स्लैश एन लिख सकता हूँ, तो दोनों जगह पे चल जाएगा। ठीक है ना। इसे रन करके देखते हैं अभी हमारा सही हो रहा है क्या आउटपुट। तो एंटर दो नंबर बोल रहा है, पहला नंबर मैंने टाइप किया 2, दूसरा किया 6। तो बिफोर स्वैपिंग 2 6 था, आफ्टर स्वैपिंग 6 6 हो गया। कोई बता सकता है आंसर गलत क्यों आ रहा है। अपना आंसर तो 6 और 2 आना चाहिए था ना, ए का वैल्यू 6 होना चाहिए था, बी का वैल्यू 2 होना चाहिए था। बट मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 6 और 6। टेम्पररी वेरिएबल नहीं लिया है, ओके। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मतलब गलत क्या हो रहा है अपना, मतलब क्यों आंसर दोनों 6 6 हो रहा है। ठीक है, योगीराज ने बोला हमारा क्या हो रहा है, ए का वैल्यू ओवरराइट हो गया, वेरी गुड। यस जादव भाग गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे। तो प्रोसेस में मैंने क्या किया, वेरिएबल ए जो था उसके अंदर मैंने वैल्यू चेंज कर दी। ए के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, बी की। यानी मेरा वैल्यू 5 से चेंज होके कितना हो गया, ए का वैल्यू चेंज होके 5 से 10 हो गया। उसका नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में बी में कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, ए की। अब बी, ए की करेंट वैल्यू 10 है, इसलिए बी में भी कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, 10। इसलिए आंसर हमारा दोनों सेम सेम आ रहा है। ठीक है ना। जैसे इनिशियली अगर मेरा ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 6 था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या मैं बोल रहा हूँ, वेरिएबल ए के अंदर बी की वैल्यू चली जाए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के अंदर ए की वैल्यू आ जाए, तो अभी करंट वैल्यू ए का जो होगा वही कॉपी होगा, 6। यानी मेरा क्या हो रहा है, ए की एक वैल्यू लॉस हो जा रही है, उस वैल्यू को मुझे कहीं पे सेव करके रखना है, सो दैट उस वैल्यू को हम बाद में यूज कर सकें। तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मैं किसी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, पहले मैं एक वैल्यू का बैकअप ले लूंगा। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ
जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 2 को स्टोर कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू को मॉडिफाई करता हूँ बी से। और फाइनल स्टेप में मैं क्या करूंगा कि बी की वैल्यू को अब रिप्लेस किससे करूंगा, ए से रिप्लेस नहीं करूंगा, मुझे 2 चाहिए ना, तो मैं टेम्पररी वैल्यू से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस हो जाएगा और एक्स्ट्रा वेरिएबल भी लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, वो भी इंटीजर है, तो सेम लाइन पे यूज कर देते हैं। कॉमा करके टी ले लेंगे, टी फॉर टेम्पररी। मेरा स्टेप्स चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए की वैल्यू को टी में स्टोर कर देना है। सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे ए की वैल्यू को, क्यों, क्योंकि ए ओवरराइट होने जा रहा है, उसका मुझे बैकअप चाहिए होगा। फिर ए की वैल्यू को ओवरराइट करेंगे बी से, और फिर बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी किससे, टी से। ये समझ में आया स्वैपिंग कैसे हुआ। अब रन करेंगे तो हमारा आउटपुट बराबर आना चाहिए। ए की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू को 6 ले लेते हैं। ए का वैल्यू स्टार्टिंग में 2 और 6 था, चेंज होने के बाद में 6 और 2 हो गया। इस तरीके से हमारा स्वैप कंप्लीट हुआ। ये प्रोसेस हो गया। 3 स्टेप के प्रोसेस में हम लोग स्वैपिंग का काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। कोई क्वेश्चन है किसी को, चेंज करना है इसमें? कोई डाउट है इस कोड में? यस नो? अगर समझा तो यस बोलो, तो हम लोग नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लो, उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ डाउट क्लियर करना है, या फिर नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे जाएं? कुछ डाउट है, डाउट टाइप करो, नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाना है तो नेक्स्ट टाइप करके भेजो। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर करते हैं, ओके। 3 नंबर का स्वैपिंग, ओके। तो वो लॉजिक बनाओ ना, स्वैपिंग कितने पे, अब तुम्हारे पास प्रोसेस होना चाहिए। 3 नंबर को स्वैप करना है तो कैसे बैकअप यूज करोगे? उसको पेन एंड पेपर पे लेके सॉल्व कर लो। 3 नंबर का स्वैपिंग करना है तो कैसे ओवरराइट नहीं होना चाहिए, तीनों का बैकअप मिलना चाहिए मेरे को, 2 वेरिएबल का बैकअप होना चाहिए अगर हम स्वैप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना लॉजिक बनाओ कि क्या स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर काम हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उल्टा सीधा कर दूंगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं उल्टा लिख देता हूँ, ये टी ऑफ ए को हटा के नीचे डाल देता हूँ, तो ये सही हो गया, इसका आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे हमारे स्टेप्स को लॉजिकली बिठाना पड़ेगा। लॉजिक कहाँ से बनेगा, तुमको एक्चुअली में स्वैप करने आना चाहिए तब, बिना प्रोग्रामिंग के। इसका आंसर करेक्ट होगा क्या? इसको रन करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 2 दे दिया मैंने यहाँ पे, 7 दे दिया, इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 7। गलत हो गया फिर से। तो ये जो सीक्वेंस बिठाया ना, ये हमारे मतलब समझो, ये लॉजिकल पार्ट है। तो बस ये समझ में आ जाएगा तो हम कोई भी प्रोग्राम बना पाएंगे। तो अगर 2 का स्वैपिंग आ गया, समझ में आ रहा है, ओवर राइटिंग का इश्यू आ रहा है, तो 3 के लिए भी तुम खुद से ट्राई करो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेंगे। ओके। तो उतना तो तुम्हारा दिमाग चलाने अभी सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम मूव करते हैं किस पे, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर पे। ठीक है, तो ट्राई करो स्वैपिंग ऑफ 3 नंबर्स। जमेगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट में बता दूंगा कैसे करना है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसका कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुमको ये कोड मिल जाएगा। कोड कॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं ये कोड सब तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो उस पर ध्यान दो और क्वेश्चंस पूछो अपने। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो करना है कौन सा, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर करना है। जहाँ पहले इवन ऑड करते हैं फिर लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर कर लेते हैं, तो फिर, या फिर हम लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर करते हैं, उसके बाद में लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं 2 नंबर से। 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर ढूंढते हैं कौन सा है।
सो कोई बता सकता है इनपुट में क्या आएगा, या प्रोसेस क्या होगा? मेरे पास इनिशियली एक नंबर ए में स्टोर रहेगा, जैसे ए में मैंने स्टोर किया 5। फिर उसके बाद में बी में सेकंड नंबर स्टोर होगा 10। मेरा प्रोग्राम कंपेयर करके बताना चाहिए इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी मेरा आंसर 10 आना चाहिए। स्टार्टिंग में 3 करते हैं, उसके बाद 2 करते हैं, उसके बाद में 3 पे। एक्चुअल प्रोग्राम हमारा 3 का है, बट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले 2 नंबर में लार्जेस्ट निकालते हैं, उसके बाद में से चेंज करके 3 नंबर में करेंगे। ठीक है। सो 2 नंबर में लार्जेस्ट निकालना इजी हो जाएगा। इसमें इनपुट वेरिएबल कौन सा लगेगा? इनपुट कितने वेरिएबल आएंगे, कोई बता सकता है? स्टार्ट अभी प्रोग्राम कौन सा है? लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। फिर हम लोग इसी को ही चेंज करेंगे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर में। तो अगर मुझे लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड आउट करना है तो इनपुट में क्या आना चाहिए? इनपुट में कितने वेरिएबल होंगे? थोड़ा एक्टिव रहो, फटाफट बोलो तो जल्दी काम हो जाएगा अपना। चलो नहीं पता चल रहा है, 2 वेरिएबल लगेंगे। इनपुट में कितने वेरिएबल आएंगे? 2। एक ए आएगा और एक बी आएगा, ये नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। आउटपुट में क्या आएगा? जो भी लार्जेस्ट होगा वो। सो लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल एम बनाता हूँ जो मैक्सिमम को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं एम में स्टोर करूंगा और उसे प्रिंट कर दूंगा। ओके। तो फिर यहाँ तक हमारा कोड सही सेम रहेगा। यहाँ पे तीसरा फिलहाल नहीं चाहिए अपने को, 2 नंबर ए एंड बी है। ठीक। यूजर को बोलेंगे 2 नंबर फाइंड आउट करो और एंटर करो, और पहला नंबर ए में स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर बी में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट में हम क्या करेंगे? प्रिंट में हम लोग प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट नंबर। और उसके लिए एक मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा एम। एम का कोई डेटा टाइप बता सकता है? एम का डेटा टाइप क्या होगा? तो जिसमें मैक्सिमम नंबर स्टोर होगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? चलो कमान क्विक। कितने लोग हो अभी यहाँ पे? 10 लोग बचे हैं। इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल भी इंटीजर है, तो कॉमा करके यहाँ पे एम लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट अभी मेन अपना लॉजिक आएगा। हमने ये पूरा फॉर्मेट बना दिया है। मेन क्या अपना लॉजिकल पार्ट की लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, तो करेंगे कैसे? सो अब इस प्रोग्राम का क्या इशू है कि यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट के 2 ऑप्शंस हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि मुझे पता था अगर मैं इनपुट देने वाला हूँ कुछ भी तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास मल्टीपल चॉइस है। ए भी लार्जेस्ट हो सकता है, बी भी लार्जेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास में ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हो जाए, मोर देन वन चॉइसेस हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। उसमें भी कौन सा? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हम ये प्रोग्राम को क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम ये प्रोग्राम को करेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्या कर लो तुम लोग, ऑपरेटर और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस समझ लो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मुझे समझना है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, और दूसरा क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहले ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। ठीक है। ये होते हैं हमारे मेन ऑपरेशंस जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सो दीज आर दी ऑपरेशंस विच आर कंप्यूटर और प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। सो हमने अभी कौन कौन से ऑपरेटर देखा? हमने अभी एक इक्वल टू ऑपरेटर देखा। इक्वल टू एक सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है, इसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर का काम सबको पता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि इसके राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में कॉपी कर देगा। वैसे दूसरा जो मेरे पास ऑपरेटर है वो है एरिथमेटिक। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ऐसे ऑपरेटर आ जाएंगे जिनकी हेल्प से हम लोग मैथ्स के ऑपरेशंस कर सकेंगे। तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिविजन आ जाएगा, और एक ऑपरेटर आता है मॉड ऑपरेटर, परसेंट। ये मॉड्यूलर डिवीजन करता है। मॉड्यूलर डिवीजन का आंसर क्या मिलेगा मुझे? रिमाइंडर मिलेगा। जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलर से मिलेगा। भाई डिवीजन यूज करेंगे तो हमें कोशेंट का वैल्यू मिलेगा, कोशेंट ही होता है ना। ओके, तो कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। मॉड से क्या मिलेगा? डिवीजन के बाद का रिमाइंडर। और डिवाइड से क्या मिलेगा? जो डिवीजन का आंसर आता है ना, कोशेंट, वो। ठीक है। अरिथमेटिक के अलावा हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल में तीन ऑपरेटर है मेरे पास। एक ऑपरेटर है एंड, सेकंड जो ऑपरेटर है वो है और एक ऑपरेटर है मेरे पास नॉट। ठीक है, लॉजिकल का यूज हम लोग बाद में देखते हैं। इनके अलावा कौन से और मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में मेरे पास है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक ऑपरेटर है इक्वल टू और दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। तो तुम लोग को ये सब पता है ना, लेस देन से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू से क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या होता है। इक्वल टू क्या करता है? ये चेक करता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वैल्यू सेम है या नहीं है। कंपेयर अगर मुझे करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो डबल इक्वल टू यूज होगा। ठीक है, ये क्या बेसिकली डबल इक्वल टू है, ठीक है ना। और नॉट इक्वल टू मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक। ये जो जितने भी ऑपरेटर हमने देखे, लॉजिकल और कंपैरिजन, ये सब होते हैं बूलियन ऑपरेटर। ये सब जो होते हैं कौन से ऑपरेटर हैं? इनका जो आंसर आता है, इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट क्या होता है? बूलियन होता है। बूलियन का क्या मतलब होता है? या तो इनका आंसर जीरो आएगा या फिर आंसर वन आएगा। जीरो और वन में आंसर आएगा। तो अगर मैं एंड और नॉट यूज करूंगा तो इसका आंसर या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। जीरो का मतलब होता है ट्रू, वन का मतलब, जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। इसका भी आउटपुट जो होगा वो बूलियन होगा। या तो जीरो आंसर मिलेगा या तो वन आंसर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है ये कंडीशन, तो कोई बता सकता है ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है? 5 ग्रेटर देन 6 ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। तो अगर फॉल्स होगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? इसका आंसर मुझे मिलेगा जीरो। इसका आंसर क्या आएगा अपने को? जीरो। ठीक है। वही अगर ये ट्रू होता था तो इसका आंसर वन में मिलता था। तो लॉजिकल और कंपैरिजन के आंसर्स बूलियन में मिलेंगे, या तो जीरो या तो वन। ठीक है। एक और सेट ऑफ ऑपरेटर्स है बिटवाइज, जिनको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। तो बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। ओके। बिट्स क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि मेमोरी का साइज किस में मेजर होता है? बाइट में होता है। तो बाइट का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स या कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बिट्स क्या होते हैं? बिट क्या होता है? बिट मतलब एक ऐसा मेमोरी का स्मॉलेस्ट प्लेस जहां पे मैं या तो जीरो या तो वन को प्लेस कर सकता हूँ। सो जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसका जो नेटिव लैंग्वेज है, जो एक्चुअल लैंग्वेज है, वो बाइनरी होता है। तो बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस का लैंग्वेज। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो किसमें होती है? जीरो जीरो वन वन वन, ऐसे जीरो वंस में उसका लैंग्वेज होगा। नाइन कहाँ से आ गया? इसका जो लैंग्वेज होगा वो जीरो वन में होगा, उसमें टू थ्री ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो कंप्यूटर सिर्फ जीरोस एंड वंस को समझता है। उसमें से एक जो प्लेस, अगर मुझे जीरो या वन को स्टोर करना तो उसके लिए जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा उसे हम बिट में मेजर करते हैं। तो वन बिट मतलब एक स्पेस जिसमें या तो जीरो या तो वन को मैं प्लेस कर सकता हूँ। वैसे मैं 8 डिफरेंट बिट्स को इंक्लूड करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो मेरा वन बाइट बन जाएगा। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 8 8 बिट्स होते हैं। तो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है ना, ये बाइट वाले इंफॉर्मेशन पे नहीं चलता। बाइट के अंदर जो एक बिट है ना, उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो बिट बाय बिट ये ऑपरेटर ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। इसमें भी क्या क्या ऑपरेशन आते हैं? एंड आता है, और आएगा, इसमें हमारा एक्सऑर आता है, लेफ्ट शिफ्ट आएगा,
ओके, राइट शिफ्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर्स को हम लोग बाद में देखते हैं। इसमें नॉट भी आता है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट आता है, टिल्ड से यूज होता है, ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक, तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नॉट, ये सब बिट वाइज ऑपरेटर को बाद में देखते हैं। ये ऑपरेटर समझ में आ गया। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार हो गया, स्ट्रिक है, परसेंट है। तो ये जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं, जो हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, वो हमारे ऑपरेटर्स हो गए। ओके, ऑपरेटर समझ में आ गए। तो ऑपरेटर मतलब ऐसे सेट सिंपल ऑपरेशंस है जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है, तो मेरे पास तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इजी वाला है, इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल। स्पेलिंग बराबर है क्या, स्पेलिंग गलत होगा तो इग्नोर कर देना। दूसरा है मेरे पास कंडीशनल, और थर्ड जो है उसको बोला जाता है इटरेशन। ठीक है, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, इटरेशन, तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए बोलता हूँ, तो उसको मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो एक साथ में मैं 5-6 इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकता हूँ फंक्शन बना के, और कंप्यूटर क्या करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना। सो अगर मैंने समझो कंप्यूटर को 6 इंस्ट्रक्शन दिए, मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। ओके, जैसे मुझे ये ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करना था, तो मैंने क्या किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। पहले मैंने लैपटॉप को ऑन किया, फिर उसका पावर की ऑन किया, फिर उसके बाद में मैंने ब्राउज़र खोला, फिर मैंने लिंक फाइंड आउट किया, फिर जूम ओपन हुआ। ठीक है, जूम में फिर हमने रिकॉर्डिंग ऑन की, उसके बाद में माइक ऑन किया, और फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो ये क्या हुआ, मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए एक काम को कंप्लीट करने के लिए। अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो किया। अगर ये ऑर्डर में स्किप कर दो, उल्टा सीधा कर दूंगा, तो हो सकता है मेरा आंसर डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो जो नेचुरल फ्लो होता है फंक्शंस में इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने का, वो होता है सीक्वेंशियल। यानी वो सबसे पहला लाइन रन करेगा, फिर दूसरा लाइन, जैसे हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा ना बाजू में, यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले वो लाइन नंबर 8 को रन करेगा, फिर 9 को, फिर 10 को, उसके बाद में 11 12 ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फ्लो हो गया अपना, सीक्वेंशियल। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में ना बाइफरकेशन आ जाता है। यहाँ पे चॉइस, जब मेरे पास चॉइस आ जाए कि मतलब मेरा एक्स भी हो सकता है आंसर, वाई भी हो सकता है, या मल्टीपल वे हो गए, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर का भी, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कब यूज करने हैं, जब तुम्हारे पास में कोई भी काम कंप्लीट करना है, तो उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होगा। ओके, जैसे मैं क्या बोलूंगा, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ओके, या फिर 3 और 4 होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 रन होना चाहिए, 2 रन होना चाहिए, 3 रन होना चाहिए, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरा इंस्ट्रक्शन नंबर 4 रन हो, 5 रन हो, और 6 रन, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, या तो फर्स्ट 3 रन हो या फिर नेक्स्ट 3 रन हो। समझ में आ रहा है। सो इस केस में 1 2 3 4 5 6, 6 इंस्ट्रक्शन साथ में रन नहीं कर सकता, इसमें से या तो फर्स्ट 3 रन करेंगे या फिर नेक्स्ट 3 रन करेंगे। ओके, तो 3 एक एग्जांपल है, समझा ना, कितने भी 1 1 का हो सकता है कैसे भी। या फिर ऐसे मैं बोल सकता हूँ, या तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 रन करें, या फिर 4 5 रन करें, या फिर 3 6 रन करें। तो मेरे पास अभी 3 रास्ते हो गए, एक ही प्रोग्राम करना है, बट उसका मल्टीपल आउटकम आ सकता है। अगर 1 2 रन हुआ तो अलग रिजल्ट आएगा, 4 5 रन हुआ तो अलग रिजल्ट आएगा, 3 6 रन हुआ तो अलग। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारे साथ में रन नहीं होंगे, कि 1 2 के साथ में 4 5 या 3 6 सब साथ में रन हो जाए। इनमें से या तो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होगा, या तो सेकंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होगा, या तो थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होगा। तो अगर मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल पाथ है मेरे प्रोग्राम में, तो हम यूज करेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। ओके,
कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है मेरे पास? इफ एल्स आता है, इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। इनको हम कैसे यूज करेंगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, हम लोग स्विच केसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल समझ में आ गया, इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे एक ऑर्डर में सीक्वेंस में रन हो जाएंगे। कंडीशनल में क्या होगा, हमारे पास में मल्टीपल पाथ होगा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने का। और नेक्स्ट आ जाता है इटरेशन। इटरेशन में क्या होगा कि समझो मेरे पास 6 इंस्ट्रक्शन है, बट मैं कैसे रन करना चाहता हूँ, पहले 1 रन होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, उसके बाद में 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद में फिर से 3 और 4 रन होने चाहिए, उसके बाद में फिर से 3 और 4 रन होने चाहिए, उसके बाद में आगे जाके 5 और 6 हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना है, सिंगल इंस्ट्रक्शन को या तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, तो हम इटरेशन यूज करेंगे। ओके, इटरेशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? इटरेशन में हमारे पास दो टाइप के इटरेशन होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल्ड होता है और एक एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, एंट्री कंट्रोल्ड या तो दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल्ड में कौन कौन से मेरे पास ऑप्शन है? एंट्री कंट्रोल्ड में हमारे पास में फॉर लूप है और वाइल लूप है, दो ऑप्शन है। ठीक है, और जो एग्जिट कंट्रोल्ड है उनमें मेरे पास डू वाइल है, एक ही है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल का एक और नाम है, इसको हम प्री टेस्टेड बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, हम लोग जब लूप्स को पढ़ेंगे ना, इटरेशन वाले प्रोग्राम करेंगे तब बताता हूँ। प्री टेस्टेड, और ये जो एग्जिट कंट्रोल होता है उसका दूसरा नाम क्या है? पोस्ट टेस्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल जो डिफरेंस है वो हम लोग बाद में जानेंगे, फिलहाल हमको पता होना चाहिए क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑपरेटर समझ में आया? ऑपरेटर ऐसे सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन कंप्यूटर डायरेक्टली कर सकता है। इक्वल टू है, प्लस माइनस है, इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और भी है अपने पास में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, ये सब भी पढ़ेंगे। इसके साथ में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखा हमने, कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, इटरेशन। सीक्वेंशियल में हमारा इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होगा वो एक सीक्वेंस में रन होगा, जिस हिसाब से हमने लिखा है उसी हिसाब से। ये नेचुरल फ्लो होता है तुम्हारे एग्जीक्यूशन का। दूसरा आ जाता है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होंगे, मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल चॉइसेस होगा, मल्टीपल पाथ होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, या तो ये होगा या तो वो होगा, जब ऐसा कंडीशन होगा ना तो हम कंडीशनल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास कंडीशनल आया कि अभी क्रैश कोर्स करना है या नहीं करना है, एक कंडीशन है, तो क्रैश कोर्स कब अटेंड करना है? जब पूरा सेमेस्टर पढ़ लिया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुमने क्रैश कोर्स अटेंड किया। समझ में आ गया होता तो फिर क्रैश कोर्स अटेंड नहीं करते थे। ठीक है, या फिर पास हो गए या फेल हो गए, ये सब कंडीशनल में जाएगा। इटरेशन में क्या होगा, एक ही काम को बार बार रिपीट करना। ठीक है, जैसे कोई चीज याद कर रहे हो, एक बार में नहीं हुआ तो वापस से उसको पढ़ो, फिर से नहीं हो रहा तो वापस से उसको पढ़ो, तो ये क्या हो गया, इटरेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी को और डाउट है इसमें तो पूछ लो। ब्रांचिंग क्या होता है? ब्रांचिंग का मतलब होता है कि हम लोग ये कंडीशनल को समझ सकते हैं। कंडीशनल में हम क्या कर रहे हैं, दो ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं। और थोड़ा डिटेल में पूछो, एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो तो मैं बता सकता हूँ। ब्रांचिंग इन जनरल क्या मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल पाथ क्रिएट हो रहा है, ब्रांचेस क्रिएट हो रहा है। जैसे इसमें ये 3 ब्रांच है ना, ये जो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो हमारे पास 3 ब्रांचेस है, एक 1 2 वाला ब्रांच है, एक 4 5 वाला ब्रांच है और एक 3 6 वाला ब्रांच है। ये एक ही फंक्शन के अंदर लिखेंगे, बट 3 डिफरेंट रास्ते हैं हमारे पास में, तो उसे ब्रांचिंग बोला जाता है। तो इफ एल्स जो होता है, कंडीशनल जो होता है वो ब्रांचिंग ही बोले जाते हैं, तो इसको हम ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? जो लोग सो रहे हो कुछ पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट लग रहा है तो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी थियरी क्वेश्चन आएगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी हमने पूरे नहीं देखे हैं और ऑपरेटर्स भी पूरे नहीं देखे, बस हमें ओवरव्यू पता है, इतने सारे धीरे धीरे करके हम सारे ऑपरेटर्स यूज करेंगे और
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करना सीखेंगे। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमें कौन सा ऑपरेटर हेल्प कर सकता है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर अपने काम में आएगा। कंपैरिजन में कौन सा कंपैरिजन यूज होगा। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अपने कंपैरिजन में ऑप्शन है ना, ये क्या तुम जनरल क्या बता रहे हो, इसमें से कौन सा यूज होगा, कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें से। चलो हमें बताना है कि हमारा वैल्यू में से हमें ढूंढना है लार्जेस्ट कौन सा है ना। या लार्जेस्ट बता सकते हैं या तो बता सकते हैं कि इक्वल कौन सा है। ग्रेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर लेसर वाला हम यूज कर सकते हैं, या तो ग्रेटर या तो लेसर। अगर इक्वल टू भी बताना है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में कंडीशन सेटिस्फाई पे जीरो या वन आता है। यस, लॉजिकल ऑपरेटर भी बुलियन है तो उसमें भी आंसर जीरो एंड वंस में आएगा। लॉजिकल में एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिकल अभी हम ज्यादा ध्यान मत दो लॉजिकल के ऊपर, बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे ना सर तुमको, क्या बोल रहे हो, अभी के लेक्चर में पढ़ लो। ओके। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। कौन सा वाला कर रहे थे, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, बस थोड़ा देर और जाग जाओ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर फाइंड आउट अगर मुझे करना है तो फिर हम क्या चेक कर सकते हैं, ए ऐसे ग्रेटर देन बी ले सकता हूँ ना, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये कंडीशन का आंसर ट्रू आता है, इसका आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा ना। ओके, अगर मैं ए ग्रेटर देन बी चेक करता हूँ, ए लेस देन बी चेक करता हूँ, तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी का क्या वैल्यू हमने एंटर किया है। तो इसके दो ऑप्शन हो रहे हैं ना, ब्रांचेस बन रहे हैं यहाँ पे, या तो ए बड़ा हो सकता है या तो बी बड़ा हो सकता है। तो जब ब्रांचेस बन गए, दो रास्ते बन गए, तो हम कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तीन ऑप्शन है, सीक्वेंशियल, इटरेशन और कंडीशनल। कौन सा वाला ऑपरेटर, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल। तो ऑपरेटर कहाँ पे यूज हो रहा है समझ में आया। और अब मेरे प्रोग्राम में सिंस मल्टीपल ब्रांचेस बन रहे हैं, या तो ए बड़ा हो सकता है या तो बी बड़ा हो सकता है। तो जब भी ये वाला सिचुएशन आएगा जहाँ पे तुम्हारे पास आइदर और वाला आ जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के पास में। तो यहाँ पे हम इफ एल्स या तो स्विच केस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इफ एल्स के पहले हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर इफ एल्स को देखते हैं। तो दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास, मैं हम यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी भी एक ऑपरेटर है, उसको ऑपरेटर में लिख देता हूँ ताकि शेयर करूंगा तो सब साथ में आ जाएगा। तो टर्नरी जो ऑपरेटर होते हैं इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो इफ एल्स के बदले हम इनको भी यूज कर सकते हैं, अगर मुझे इफ एल्स को यूज नहीं करना तो हम कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का क्या सीक्वेंस होता है, सिंटैक्स होता है कि उसमें हम क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंडीशनल। तो जो भी मुझे कंडीशन टेस्ट करनी है उसको हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या चेक करना है मुझे। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मैं लिखूंगा ये कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच का जो जगह है ना, वो यूज होता है इफ योर कंडीशन इज ट्रू, तब क्या करना है। तो ये स्पेस कब काम में आएगा, जब तुम्हारा कंडीशन ट्रू होगा। वैसे कोलन के बाद, कोलन का सेमीकोलन आता है, कोलन और सेमीकोलन के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो यूज होता है लिखने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस जो फॉल्स के टाइम पे रन होंगे। ठीक है। ओके, तो पहले कंडीशन लिखो, फिर अगर कंडीशन ट्रू होएगा तब कौन सा लाइन रन होना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब कौन सी लाइन रन होनी चाहिए। तो उनका स्पेसिफिक जगह फिक्स है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में आ जाते हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर से। इसका मैं कमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि अपने को एक पता रहे कि कहाँ पे क्या करना है। तो अभी हमारा कंडीशन तो आपको पता है ना, हमें क्या कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं,
ए और बी का कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये मेरा कंडीशन बन गया। अब कंडीशन बनने के बाद में क्या लिखना है मुझे, क्वेश्चन मार्क और कोलन, क्वेश्चन मार्क और कोलन और सेमी कोलन है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इन दोनों में से कौन सा नंबर पड़ा होगा, ए लेस देन बी का कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो कौन सा वेरिएबल लार्जेस्ट है। इफ a is less than b is true, then which variable is largest? तो वेरिएबल b बड़ा है। तो ट्रू के सेक्शन में यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क कोलन का, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल b लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो a ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स की जगह पे a लिखेंगे। अब इसका आंसर या तो बी आएगा या तो ए आएगा, ये ऑपरेटर का आंसर क्या आएगा, आइदर बी और ए डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कंडीशन ट्रू हुआ तो आंसर बी आएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो आंसर ए आएगा। अब जो भी इसका आंसर आएगा मैं क्या करूंगा, उसे मेरे आंसर वाले वेरिएबल एम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, एम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये लाइन समझा क्या लिखा मैंने, कंडीशन चेक किया ए लेस देन बी, इफ कंडीशन ट्रू बी का वैल्यू एम में कॉपी हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ए का वैल्यू एम में कॉपी हो जाएगा। लिंक बन रहा है, और ये रन होने के बाद में एम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसे रन करके चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ किया हमने। ब्रैकेट एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर दिस, अच्छा रिटर्न तो हमारा जीरो का है, वो क्या पता नहीं कैसे, फिर से रन कर देते हैं। अब ये दो नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट नंबर हम टाइप कर देते हैं 23, सेकेंड नंबर टाइप करते हैं 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। वापस से रन कर देते हैं उल्टा डाल के, फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट डाल देते हैं 12, दूसरा नंबर डाल देते हैं 56, तो इसका आंसर 56 आएगा। तो समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम कैसे रन हुआ। ओके, चलो अभी थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अभी हमें ढूंढना है तीन नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या लॉजिक लगेगा, अब मेरे पास तीन नंबर्स हैं, एक नया नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी में भी कोई वैल्यू रहेगा, समझो 7। सो अब प्रोग्राम को चेक करना है कि ए बी और सी में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसको करने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं। जैसे अभी एक ऑप्शन क्या है, कि मैंने सबसे पहले ए और बी की वैल्यू में लार्जेस्ट कौन सा वो ढूंढ लिया, फिर जो लार्जेस्ट नंबर मिला उसको नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर कर देंगे। पहले ए और बी का बड़ा नंबर ढूंढो, जैसे 5 और 10 में से सबसे बड़ा नंबर 10 हो गया। अब 10 को मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले से कंपेयर करूंगा, सी से। यानी मुझे क्या पता चला, ए और बी में से कौन सा बड़ा नंबर निकला, एम। अब मैं नेक्स्ट क्या कंपैरिजन करूंगा, एम को थर्ड वाले वेरिएबल से कंपेयर कर दूंगा। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एम का कंपैरिजन करूंगा सी के साथ। अब इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सी लार्जेस्ट होगा, अदरवाइज एम लार्जेस्ट होगा। समझ में आया, दो स्टेप में होगा, तीन नंबर अगर फाइंड आउट करने, तो ए और बी में मैंने ढूंढा बड़ा कौन मिला, एम में डाल दिया, फिर एम को थर्ड वाले से कंपेयर किया, इन दोनों में से जो बड़ा निकलेगा वो फाइनली लार्जेस्ट नंबर होगा। ओके, समझ में आया ये वाला लाइन। ये तो सबसे इजीएस्ट वे था करने का, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना है तो इसमें क्या गड़बड़ हो गया, each undeclared and reportedly once function is approves, सी अनडिक्लेयर्ड, सी को डिक्लेयर ही नहीं किया हमने, तो सी को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और सी की वैल्यू यूजर से रीड भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो के बदले क्या करेंगे हम, थ्री नंबर्स, यहाँ पे 2% डी के बदले 3% डी आ जाएंगे, और थर्ड वाला वैल्यू वेरिएबल सी के एड्रेस में चला जाएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर उसमें से कोई भी चीज तुमको नहीं समझ में आ रही है ना तो पूछ सकते हैं। तो अभी तीन नंबर एंटर करने बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर एंटर किया 3, सेकंड नंबर एंटर किया 7, नेक्स्ट नंबर एंटर किया 9, तो इसका आंसर आ गया 9। अभी तीनों केसेस चेक करने हैं, कभी भी प्रोग्राम लिखो तो ऑल थ्री केसेस चेक करो। तो थर्ड नंबर लार्जेस्ट था, बराबर ढूंढा है उसने। अभी मैं सेकंड लार्जेस्ट डाल के देखता हूँ, तीसरा दिया 3, फिर दिया 6 और दिया 1,
तो फिर ये बराबर ढूंढ रहा है। तो ऐसे थर्ड केस, ऑल थ्री केसेस चेक करने का, अगर तीनों केसेस में बराबर आंसर आ रहा है इसका मतलब सब कुछ सही है। ओके, तो ये सबसे सिंपल तरीका था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, दो स्टेप में कैसे किया? हम्म। ओके, चलो इसको थोड़ा क्या करते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं कि तुम लोग को पढ़ाना है इंजीनियरिंग। अच्छा, और क्या तरीका होता है चेक करने का? मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा ए इज ग्रेटर देन बी, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर और लिखता हूँ ए इज, लेस के बदले ग्रेटर चेक कर लेते हैं, काम करते हैं, ग्रेटर ज्यादा सही है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर ये दोनों कंडीशन, एंड का क्या मतलब होता है? एंड का लॉजिक पता है ना तुम लोग ने, मैथ्स में पढ़ा होगा। एंड का क्या मतलब होता है? लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही ट्रू होना चाहिए। तो इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इससे अपने को क्या पता चला, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? अगर हमारा दोनों कंडीशन सही है, एंड लिखा मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन ट्रू है। ए भी, ए जो है वो बी से भी लार्जेस्ट है और सी से भी लार्जेस्ट है। इसका क्या मतलब, वो कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट निकला? सबसे ज्यादा 12 बजने के पहले खत्म करना है, 2 मिनट में। ए लार्जेस्ट हुआ ना, तो इसका क्या मतलब, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ए जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। बट अगर फॉल्स हुआ तो, फॉल्स हुआ तो हम श्योर है क्या बी बड़ा है या सी बड़ा है, या कंफ्यूजन है, क्या चीज है? अगर हमारा जो नंबर है कंडीशन फॉल्स हुआ तो नॉट श्योर हो ना, अभी श्योर नहीं हो। श्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एक चीज तो मेरे को क्या पता चली, पता है क्या, कि ए तो लार्जेस्ट नहीं है। वो तो क्लियर हो गया ना इतना। अगर हमारा पहला कंडीशन जो हमने दिया, ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन सी, वो फॉल्स है, इससे मुझे क्या श्योरिटी मिली कि ए जो है वो तो रेस से बाहर निकल गया, बराबर है। बचे कौन, बी और सी। तो अब मैं फॉल्स के केस में क्या करूंगा, एक और कंडीशन चेक करूंगा, बी और सी का। मैं क्या चेक करूंगा कि बी और सी में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नेस्टिंग हो जाएगा। अगर बी और सी में से ये कंडीशन ट्रू होगी तो बी ग्रेटर होगा, अदरवाइज सी ग्रेटर होगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर ए जो होगा एम में स्टोर हो जाएगा। बट अगर फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो हमारे पास एक और सेट ऑफ कंडीशंस है कि हम बी और सी को कंपेयर करेंगे और बी और सी में से जो भी लार्जेस्ट होगा वो एम में स्टोर हो जाएगा। समझा कुछ? तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो मल्टीपल कंडीशंस को मैप कर सकता है कि जो मल्टीपल कंडीशंस है वो सबके सब ट्रू होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट जनरेट होगा। जैसे कि तुमको अगर पास होना है तो सारे ही सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। उसमें से अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट फेल आएगा। तो इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट वन में भी पास होना है, एंड सब्जेक्ट टू में भी पास होना है, एंड सब्जेक्ट थ्री में पास होना है। जब तुम सारे सब्जेक्ट में पास होगे तो ही पास कहलाओगे। ओके। बट अगर ऐसा ऑप्शन होता कि मैंने 5 एग्जाम दिया, 5 में से 2 में भी, एक में पास हो गया तो फिर भी पास हो गया, तो वहां पे एंड के बदले और यूज होगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट में और सेकंड सब्जेक्ट में। जैसे तुम लेते हो ना, तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी है या फिर मैकेनिकल लेना है या आईटी लेना है, तो वहाँ पे और लगेगा, या तो ये या तो वो। वहाँ पे एंड नहीं लगेगा कि मैं कंप्यूटर भी पढ़ ले रहा हूँ, आईटी भी पढ़ ले रहा हूँ, मैकेनिकल भी पढ़ ले रहा हूँ साथ में। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब ए ग्रेटर हो गया। बट फॉल्स हुआ तो मैं श्योर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स के टाइम पे एक और कंडीशन चेक किया, एक कंडीशन चेक किया, वो फॉल्स एंड ट्रू हो सकती है। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रिकी होता है कंडीशनल, कभी कभी समझ में नहीं आता, बट तुम प्रॉपरली समझ के अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा। ओके। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर ये देखेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और लूपिंग वाला देखेंगे, इफ एल्स और फॉर लूप कैसे यूज करना है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो।
मैं यहाँ पे साथ में ही एक इसको रन कर लेते हैं, नहीं तो पता लगा कि गलत ही कर दिया हमने। 3 नंबर एंटर किया, 357 एंटर किया, नंबर 7 ले रहा है। बाकी कंडीशन चेक कर लिया। पहला नंबर ग्रेटर देते हैं 352, तो इसमें 7 आ रहा है, ओके। वैसे मिडिल नंबर, तो ऑल 3 केसेस चेक करके ही श्योर होने का कि हमारा प्रोग्राम बराबर चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, ठीक है। तो लास्ट 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स निकालो यूनिवर्सिटी के, उसको पढ़ लो, मिल गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम लोग को पढ़ लो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, लास्ट जो 2-3 पेपर निकालो उसको सॉल्व करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी तुम क्लास में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि आंसर कैसे लिखना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कोई नोट्स ले लो अपने पास, कोई बुक प्रेफर कर लो, और फिर उसमें से स्टडी स्टार्ट करो। पूरी स्टडी अभी साथ में नहीं होगी तुम्हारी, जीरो से लेकर एंड तक। क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करो, प्रीवियस 2-3, उन्हीं क्वेश्चन पेपर के आंसर्स ढूंढो। जो रिपीटेड होंगे उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ो, और जो कभी कभी आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, समझ में आया तो यस बोलो, फिर गुड नाइट बोलो, और फिर जाके सो जाओ। ओके चलो, बाकी लोग तो पहले ही सो गए ऐसा लग रहा है, जाग रहे हैं। ओके चलो, अ, अ, अभी कंटिन्यू करो, जितने भी प्रोग्राम किए उसका प्रैक्टिस करो। कुछ एरर आते हैं, एरर को सॉल्व करो। कोई एरर सॉल्व नहीं हो रहा है ना तुमसे, तो वो भी पूछ सकते हो कि ये स्पेसिफिक एरर आया और मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो भी हम बता देंगे कि किस हिसाब से एरर आ रहा है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो थियरी के लिए पढ़ो, प्रैक्टिकल भी सीखते रहो, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से स्टडी करो।